बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम सिंह यादव अब एक दूसरे के धुर विरोधी बन गए हैं। इस बार बेनी के तर्कस से निकले हैं मुलायम के खिलाफ कड़वे बाण। बेनी वर्मा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन से समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा और सपा को अब दिशा भ्रम हो गया है। बेनी ने सपा पर आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि लोहिया को अपना वारिस मानने वाले लोग आखिरकार ब्राह्मण सम्मेलन क्यों कर रहे हैं। साथ ही बेनी को मुलायम का साथ देने का बेहद अफसोस भी है। बेनी ने ये भी कहा है कि चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव का सत्यानाश हो जाएगा। बेनी बाबू ने ये भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस की मित्र है और बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन भी जायज है। साथ ही बेनी बाबू ने यह भी सफाई दी है कि सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच कोई भी मतभेद नहीं है। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के आरोप पर समाजवादी पार्टी ने भी किया है पलटवार। सपा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आखिरकार कौन है बेनी प्रसाद वर्मा और क्या है उनकी राजनीतिक हैसियत। सपा ने यह भी कहा है कि अगर मुलायम सिंह यादव के ऊपर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी या राहुल गांधी कोई आरोप लगाते हैं तभी समाजवादी पार्टी उनके बयानों पर जवाब देगी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ सकती है। सरकार का रुख वरुण गांधी के खिलाफ फिर से सख्त हो गया है। शासन के आला अधिकारी करेंगे वरुण गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील। भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ वरुण गांधी पे दर्ज हुआ था मुकदमा। 3 मुकदमों में हुए थे बरी। भाजपा के फायर ब्रांड लीडर वरुण गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज साफ किया है कि वरुण के बरी होने के मामले में जिला अधिकारी की तरफ से अपील की जाएगी। आईजी क्राइम आशीष गुप्ता ने बताया कि वरुण को सीजीएम कोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में 27 और 5 मार्च को बरी किया था। इनमें अभी सरकार के पास अपील का समय है। 27 फरवरी वाले मामले में 25 मई तक का समय है, जबकि 5 मार्च के आदेश पे 3 जून तक अपील की जा सकती है। इस संबंध में कानूनी राय भी ली जा रही है और समय रहते ही अपील की जाएगी। इसके अलावा सेशन कोर्ट से 3 मई को वरुण गांधी बरी हुए हैं, जिसके चलते सरकार के पास पर्याप्त समय है और जल्द ही हाई कोर्ट में अपील करेगी सरकार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने भी हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। लखनऊ में बीजेपी के नेता कलराज मिश्र ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर हमले बोले और कहा कि ये दोनों पार्टियां जातीय राजनीति करती हैं। वहीं कलराज मिश्र ने 27 मई से लेकर 2 जून तक होने वाले कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जेल भरो आंदोलन की रणनीति का ऐलान भी किया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ एक साथ उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोलेगी। 27 मई से लेकर 2 जून तक लगातार पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा, जिसके जरिए भाजपा केंद्र और प्रदेश सरकार के झूठे वादों और भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम करेगी। प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता कलराज मिश्रा ने आतंकियों को संरक्षण देने की राज्य सरकार की कोशिश पर सवाल खड़े करने के साथ ही विकास पैकेज के दावों को छलावा करार दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने बेनी प्रसाद वर्मा पर भी जमकर पलटवार किया और साफ कर दिया कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर वोट नहीं मांगती है। मंगलवार को नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव जावेद उस्मानी और प्रधानमंत्री कार्यालय के मुख्य सचिव पुलक चटर्जी के बीच 2 घंटे लंबी चली बैठक। मंगलवार शाम 4 बजे शुरू हुई ये बैठक 6 बजे तक चली। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव जावेद उस्मानी ने कहा कि प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर ये बैठक की गई थी। इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कुछ पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाए भी गए थे। साथ ही ये भी कहा गया इस बैठक के बाद एक रिव्यू बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय अन्य मंत्रालयों के साथ जून के अंतिम सप्ताह में करेगा। पिछले साल भी इस तरह की बैठक जावेद उस्मानी और पुलक चटर्जी के बीच हो चुकी है, जिसके बाद केंद्रीय योजनाओं के तहत मिलने वाले फंड को लेकर कुछ दिक्कतें आई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि रायबरेली में बनने वाले एम्स के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। चिन्हित जमीन को भारत सरकार के अधिकारियों ने देख लिया है और जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाए। बैठक के बाद जावेद उस्मानी ने कहा कि बिहार सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी केंद्र से BRGF यानी बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के तहत बड़े पैकेज की मांग रखेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 एयरपोर्ट हैं। राज्य सरकार अगर एयरपोर्ट के लिए जमीन मुहैया कराए तो मंत्रालय प्रदेश में 10 नए एयरपोर्ट बनाना चाहता है। अजीत सिंह ने अखिलेश सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि आमतौर पर राज्य सरकारें एयरपोर्ट का महत्व और उससे होने वाले विकास की समझ रखती हैं, जिसके चलते एयरपोर्ट के लिए आसानी से जमीन दे देती हैं।
लेकिन अगर अखिलेश चाहें तो हम उत्तर प्रदेश में 10 नए हवाई अड्डे बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार को 50 से 60 एकड़ जमीन देनी होगी। अजीत सिंह के बयान के बाद अगर राज्य सरकार जमीन देने के मामले में पहल करे तो प्रदेश की जनता को नए हवाई अड्डों की सौगात जल्द ही मिल जाएगी। प्रदेश में अभी पूरी तरीके से चारधाम यात्रा शुरू भी नहीं हो पाई और व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। यात्रा शुरू होने से पहले जो व्यवस्थाएं पूरी कर लेनी चाहिए थी, उन पर यात्रा शुरू होने के बाद मंथन किया जा रहा है और बिजली, पानी और सड़कों की व्यवस्था से यात्रियों को परेशानी होने लगी है। 13 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री, 14 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए और पूरे देश में श्रद्धालुओं का हुजूम यहाँ पहुँचने लगा है। वहीं बद्रीनाथ धाम आगामी 16 मई को खुल जाएगा। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड के लिए 6 माह का यह धार्मिक आयोजन बेहद मायने रखता है, लेकिन हर बार व्यवस्थाओं ने भी यात्रा में श्रद्धालुओं के दर्शन के मजे को किरकिरा कर दिया है। वर्तमान में भी 4 धाम की व्यवस्थाएं लचर हैं। चारों धामों में सड़कों की निर्माण अधूरा पड़ा है। वहीं कई जगहों पर सड़क बेहद खराब अवस्था में है। खराब सड़कों के कारण कई यात्रा मार्गों में अभी से जाम की स्थिति खड़ी होने लगी है। वहीं यात्रियों को घंटों सड़कों पर ही बिताने पड़ रहे हैं। वहीं मंगलवार को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में जाम की स्थिति को देखते हुए कई यात्री वापस हो लिए। वहीं यात्रा मार्ग की कई सड़कें भी खराब हैं। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रीतम पवार ने भी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों पर टीकरा फोड़ा है। वहीं खुद मुख्यमंत्री मंगलवार को केदारनाथ के दर्शन कर और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आए हैं, जहां पंडा पुरोहितों ने व्यवस्थाओं की कमी की शिकायत उनसे की है। ऐसे में सीएम ने 2 करोड़ की घोषणा वहां के लिए तुरंत करनी पड़ी। उत्तराखंड बीजेपी का मुख्यालय मंगलवार को एक दिलचस्प नजारे का गवाह बना। एक और नए पदाधिकारियों का स्वागत हुआ तो वहीं दूसरी ओर नाराज कार्यकर्ताओं का विरोध भी सामने आया। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने अपनी कार्यकारिणी की पहली सूची जारी कर दी है, जिसके बाद एक खेमे में खुशी है तो वहीं दूसरे में गम। पार्टी मुख्यालय में नए पदाधिकारियों का आतिशबाजी और फूलमाला फैलाकर स्वागत हुआ, वहीं दूसरी ओर नाराज कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। दरअसल बीजेपी की नई कार्यकारिणी में एक पूर्व मुख्यमंत्री की पसंद और नापसंद को तवज्जो दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्दी सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन एक बात साफ है कि बीजेपी में अभी भी अंतर्कलह थमी नहीं है। उत्तराखंड की वार्षिक योजना की अंतिम तस्वीर भी 23 मई को साफ हो जाएगी, जब ये तय हो जाएगा कि केंद्र सरकार से उत्तराखंड के लिए क्या मिलता है। जी हां, आगामी 23 मई को उत्तराखंड की वार्षिक योजनाओं का खाका तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस दिन केंद्रीय योजना आयोग के साथ दिल्ली बैठक होगी। गौरतलब है कि पिछली बार उत्तराखंड का वार्षिक परिव्यय की धनराशि 8200 करोड़ रुपए मंजूर हुई थी। लिहाजा राज्य सरकार और शासन उसके मुकाबले ज्यादा धनराशि स्वीकृत कराने के लिए होमवर्क करने में जुटी है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि शासन इस महत्वपूर्ण बैठक की तैयारियों में जुटा है। उनका कहना है कि राज्य में विकास कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। योजना आयोग के साथ बैठक के बाद वह खुद हर महीने फंड यूटिलाइजेशन समीक्षा करेंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार का योजना आयोग सभी राज्यों का वार्षिक परिव्यय तय करता है, जिससे राज्य सरकार और योजना आयोग साथ बैठकर तय करते हैं। बहरहाल ये देखना होगा कि उत्तराखंड सरकार केंद्र से इस बार नियोजन के लिए, योजना के लिए कितना बजट पास करा पाती है। सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को 2 दिनों की मोहलत दी है। कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी है। अब अगली सुनवाई 17 मई को होनी है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी ओर से दायर उसी तरह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि दंपत्ति उच्चतम न्यायालय के समक्ष निचली अदालत के आदेश को चुनौती नहीं दे सकते। उन्हें पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए। तलवार दंपत्ति का बयान दर्ज नहीं किया जा सका, क्योंकि उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मौलिक नियुक्ति की मांग कर रहे बीटीसी प्रशिक्षुओं ने सरकार से अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है, जिसकी शुरुआत 2 प्रशिक्षुओं ने आज आमरण अनशन करके शुरू कर दी है। पिछले 1.5 माह से सरकार का विरोध कर रहे 2253 बीटीसी प्रशिक्षकों की नियुक्ति का मामला अधर में अटकता दिखाई दे रहा है। पिछले 8 माह से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षक अपनी मौलिक नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते अब शिक्षकों ने सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। प्रशिक्षुओं की माने तो सरकार उनकी नियुक्ति मामले पर हाई कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका पर ठोस पैरवी नहीं कर पाई है, जिसके चलते उन्हें मौलिक नियुक्ति अधर में अटक चुकी है। प्रशिक्षुओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी मौलिक नियुक्ति पत्र जारी नहीं करती, तब तक वो राजधानी दून में ही डटे रहेंगे। प्रशिक्षुओं ने सरकार से जल्द ही मौलिक नियुक्ति न दिए जाने की एवज में चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नियुक्ति नहीं की गई तो वो और भी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
काशीपुर में विजिलेंस टीम ने उप जिलाधिकारी न्यायालय के पेशकार को 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पेशकार दयासागर पर आरोप है कि उसने टांडा धबौरा के रहने वाले प्रेम सिंह से जमीन के हस्तांतरण कराने के मामले में 20,000 रुपए रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद प्रेम सिंह ने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम से की। प्रेम सिंह की शिकायत पर एसपी विजिलेंस अशोक भट्ट की अगुवाई में न्यायालय में कार्यरत पेशकार दयासागर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस का एक और कारनामा, कानपुर में एक शिकायतकर्ता के कागज पर रिसीविंग देने की बजाय हाथों में ही मोहर लगाकर उसे रिसीविंग कर दिया। काकादो थाना क्षेत्र के गीता नगर निवासी महेंद्र त्रिपाठी का मोबाइल फोन खो गया था, जिसका शिकायती पत्र लेकर महेंद्र थाना काकादो गया था और चौकी इंचार्ज अखिलेश मिश्रा से शिकायत कर रिसीविंग मांग रहा था। चौकी इंचार्ज अखिलेश मिश्रा ने झल्लाहट में महेंद्र को कागज में रिसीविंग देने की बजाय उसकी हथेली में ही मोहर लगाकर रिसीविंग दे दी और हस्ताक्षर कर दिए और महेंद्र को अशब्द बोल थाने से भगा दिया। फिलहाल कानपुर के डीआईजी रेंज ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में नशे में धुत एक लड़की ने कई घंटे तक हंगामा किया। बात उस वक्त और बिगड़ गई जब एक दरोगा ने लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। साहिबाबाद थाने में कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। हुआ यूं कि विक्रम इनक्लेव में स्थानीय लोगों ने कार में एक लड़के व लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देख पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो कार में सवार लड़का व लड़की नशे में धुत मिले। पुलिस दोनों को थाने ले गई, जहां नशे में धुत लड़की ने जमकर बवाल काटा। इस बीच एक महिला व दरोगा ने लड़की को थप्पड़ मार दिया, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया। लड़की ने तो थाने में हंगामा किया ही, लेकिन दरोगा की इस हरकत से यूपी पुलिस की छवि एक बार फिर खराब हुई है। आगरा शहर के एक मशहूर व्यवसायी के पौत्र के अपहरण होने से पहले ही अपहरणकर्ताओं के मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेर दिया और मुठभेड़ के दौरान एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया। ये सफलता हासिल हुई है आगरा थाना मनसुखपुरा पुलिस को और आगरा एसटीएफ टीम को। आगरा थाना मनसुखपुरा और एसटीएफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। आगरा के मशहूर व्यवसायी के पौत्र का अपहरण होने से पहले ही किडनैपरों के मंसूबे पर पानी फेर दिया और एक किडनैपर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार भी कर लिया। किडनैपरों के 5 साथी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस और एसटीएफ कई दिनों से इन साथियों की किडनैपरों की तलाश में थी। आज सुबह पुलिस और एसटीएफ को सूचना मिली कि किडनैपर आगरा के मशहूर व्यवसायी के पौत्र रोहन मल्होत्रा का अपहरण करने की योजना बना रहे हैं और किडनैप करने के बाद 2 करोड़ की फिरौती की योजना बना रहे हैं। बाद में अपहरण को 1 करोड़ में छोड़ दिया जाएगा। ये भी पता चला है कि लोग फिरौती लेने के बाद रोहन मल्होत्रा की हत्या भी करते, लेकिन आज इनकी योजना पर पुलिस ने पानी फेर दिया। रोहन का किडनैप करने की योजना में रोहन का दोस्त आंसू भी शामिल था। पुलिस की गिरफ्त में आए किडनैपर से पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि ये अपहरणकर्ता अपहरण करने के बाद 2 करोड़ की फिरौती मांगने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस इनके 5 साथी जो फरार हैं उनकी तलाश में जुट गई है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में आज कोको कोला की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि दमकल कर्मियों को इसे बुझाने में कई गाड़ियां और 3.5 घंटे तक लग गए। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। लखनऊ के चिन्हट तिराहे के बगल स्थित कोको कोला की फैक्ट्री में दोपहर 1:30 बजे के करीब भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि धुएं के कारण बहुत देर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ा। दमकल कर्मियों द्वारा करीब 2.5 घंटे तक आग पर काबू करने के लिए जूझना पड़ा। कोको कोला फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कोको कोला की पूरी फैक्ट्री को सील कर आग के कारणों का जांच करने में जुट गई है। कोको कोला की फैक्ट्री में लगे आग से वहां पर रखे लगभग 70% से ज्यादा सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं इस आग से करोड़ों के नुकसान होने का अंदेशा लगा है। खटीमा से लगी भारत नेपाल सीमा पर बसे नगरातराई गांव के स्थानीय युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने एसएसबी चौकी पर काटा जमकर हंगामा। ग्रामीणों ने एसएसबी जवानों पर युवक को डुबाने का लगाया आरोप। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने एसएसबी चौकी पर किया जमकर पथराव। दरअसल पूरे मामले के अनुसार खटीमा की नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी ने सूचना पर 2 युवकों को मोटरसाइकिलों द्वारा नेपाल से तस्कर कर लाए गुटके सहित घेराबंदी कर पकड़ लिया। एसएसबी से बचने के लिए दोनों युवकों ने मोटरसाइकिल को छोड़ शारदा नहर में कूद लगा दी, जिसमें एक स्थानीय युवक दीपक सिंह की डूबने से मौत हो गई। वहीं युवक की मौत के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने काला पुल पर तैनात एसएसबी जवानों पर युवक को डुबाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने काला पुल एसएसबी चौकी पर पथराव करते हुए चौकी सहित एसएसबी के 3 वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर तनाव देखते हुए स्थानीय प्रशासन को भारी संख्या में फोर्स को भी वहां बुलाना पड़ा। वहीं युवक के मौत के बाद हंगामा कर रहे ग्रामीणों ने जहां आरोपी जवानों को सजा देने की बात कही है, वहीं
एसएसबी चौकी को ग्रामीण क्षेत्र से हटाकर नेपाल सीमा पर स्थापित करने की बात की वो मांग कर रहे हैं। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजटडीहा में गरीबी और बेबसी की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों की मौत के बाद सोई हुई जागी प्रशासन ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं।